बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। बुशरा बेगम ने अपने शौहर इमरान खान को फंसा दी है। वो घड़ी तोशाखाना वाला मामला नहीं, उसकी जो रसीदों वाला मामला था, उसमें उन्होंने जो बयान दिए, अपनी जान छुड़वाई है, लेकिन उससे इमरान खान साहब फंस जाएंगे और फिर इनके साबिक मुलाजिम जो हैं वो गवाह बन गए हैं इनके खिलाफ। और फिर एक और बड़ी खबर जो है वो ये है कि इमरान खान के जेल जाने के बाद ज़मान पार्क से एक बड़ी रकम गायब हो गई है। वो इतनी बड़ी रकम है कि जब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो नई मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और इस्तदा की है सुप्रीम कोर्ट से कि जनाब वो मर्दमशुमारी जो है, जो उसका नोटिफिकेशन है, उसे कलअदम किया जाए और हदायत जारी की जाए कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए जाएं, कौमी असम्बली के और जनरल इलेक्शन, तमाम जो इलेक्शन है वो कहते हैं 90 दिन के अंदर अंदर करवाने का हुक्म जारी किया जाए। अच्छा, कानूनी पोजीशन क्या है, आईनी पोजीशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, इसमें बहुत सारे सवालात जहन में आ रहे हैं। और फिर इलेक्शन एक्ट 2017 में जो इन्होंने हाल ही में तरमीम की है और इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया गया है, कई एक इख्तियार दिए गए हैं, जिनमें से एक इख्तियार ये भी दिया गया है कि इलेक्शन का ऐलान, इलेक्शन की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। इस हवाले से कुछ अबहाम है, आइन से कुछ चीज़ें मुतसादम भी हैं बज़ाहिर। ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर गौर आएंगी और इसका फैसला हो जाएगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जिसके सदर आबद ज़ुबैरी साहब हैं और सेक्रेटरी मुख्तर अख्तर शबीर साहब हैं, तो ये दोनों बज़ाहिर पीटीआई की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं और बी टीम के तौर पर ही वो सुप्रीम कोर्ट गए। पहले भी ये आबद ज़ुबैरी साहब जो हैं ये पीटीआई के बाकायदा वकील हैं और पीटीआई से मुतल्लिका हर मुकदमे में ये अदालत में मौजूद रहे हैं। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में, आइनी दरख्वास्त में, जो आइन के आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 के तहत दायर की गई है, अगर उसकी सुनवाई हो जाती है तो उस दरख्वास्त में जो उन्होंने सवाल उठाए हैं वो काफ़ी वैलिड हैं। लेकिन एक जगह वो भी गलती कर गए हैं। वो गलती क्या कर गए वो हम आपको बताते हैं। ये इलेक्शन एक्ट में इन्होंने तरमीम की थी हाल ही में, कि ये एक तरमीम की गई थी इलेक्शन एक्ट 2017 में। पहले जो इलेक्शन एक्ट का आर्टिकल 57 था शेख, वो ये कहती थी कि सदर जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत करके तारीख देंगे इलेक्शन की। और अब इन्होंने ये तरमीम कर दी है 57 में, जो नया कानून है इलेक्शन का, उसमें ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख का ऐलान करेगा या तारीखों का ऐलान करेगा। इलेक्शन की तारीखों का या तारीख का ऐलान जो है वो अब इलेक्शन कमीशन करेगा। ये तरमीम कर दी हुई इन्होंने। लेकिन ये तरमीम जो है मेरे ख्याल में आइन से मुतसादम है और जो इन्होंने दरखास्त दायर की है उन्होंने जो आइन से कह रहे मुतसादम वो नुक्ता नहीं लिया। लेकिन अगर इसकी सुनवाई होती है केस की तो वो नुक्ता अदालत के सामने जरूर आएगा। सदर साहब तो इनको सोनबट्टा बन के बैठे हुए ना, इस सदर का इख्तियार है भाजी। उन्होंने जो अपनी दरखास्त उसमें यही लिखा है कि रिस्पोंडेंट नंबर 7 को ये हुक्म दिया जाए कि ऐलान करें वो इलेक्शन की तारीख का और 90 दिन के अंदर अंदर असम्बली की तहलील के बाद इलेक्शन हो जाना चाहिए। ये उनकी एक प्रेयर है, एक इस्तदा है जो उन्होंने की है। लेकिन ये भी उस कानून को मान गए हैं जो तरमीमी कानून जो है इलेक्शन का 57 में जो तरमीम की गई है, ये भी उसको मान गए हैं। लेकिन आइन कुछ और कहता है। पंजाब और केपी वाले इलेक्शन में आपने देखा है, वहाँ आर्टिकल 105 का बड़ा चर्चा रहा और ये कहा गया कि उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर गवर्नर असम्बली तहलील करता है तो फिर गवर्नर तारीख भी देगा इलेक्शन की तारीख भी गवर्नर ही अनाउंस करेगा। आपको याद होगा पंजाब के क्यों गवर्नर ने असम्बली तहलील नहीं की थी, वो अपनी मुद्दत पूरी करके वो 48 घंटे बाद खुद ही तहलील हुई थी। उन्होंने कहा इसलिए मैं क्यों डेट दूँ, तारीख दूँ। फिर वो उन्होंने सदर को भेज दिया था कि जनाब सदर साहब आप इसका वो अनाउंसमेंट कर दें, तारीख दे दें। और फिर केपी वाला जो मामला था वो गवर्नर ने, वहाँ के गवर्नर ने वो असम्बली तहलील कर दी थी, तो वो मामला उन्होंने केपी के गवर्नर को भेज दिया। तो बहरहाल वो फिर कई तारीखें गुजर गई, फिर 14 मई आ गई, फिर 14 मई को भी इलेक्शन नहीं हुआ और इन्होंने जो तफसीली फैसला जारी किया है उन्होंने उसमें भी ये कहा हुआ है
कि हमारा 14 मई वाला जो फैसला है वो बरकरार है। 14 मई गुजर गई है, लेकिन वो कहते हैं कि इलेक्शन करवाने का जो हमने हुक्म दिया था, सुप्रीम कोर्ट जो कहती है, वो बरकरार है। अब मैं इसको कैसे कहता हूँ कि आइन से मुतसादम है? आइन बरतर है। तमाम कवानीन से, तमाम रूल से, तमाम कवायद-ओ-ज़वाबित से आइन जो है वो बरतर है। फोकियत आइन को है, आइन पर अमल होना होता है। तमाम कवानीन आइन के ताबे हैं। अब आइन के आर्टिकल 48 में ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। एक तो 48(1) है ना, सब आर्टिकल 1, उसमें ये कहता है वो आर्टिकल कि सदर जो है वो काबीना की एडवाइस पे, काबीना और वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पे इक़दामात करेगा। जो भी काम करना है उसने 48(1) के तहत उन्होंने एडवाइस जो है आएगी काबीना की तरफ से, उस पर अमल करना है। लेकिन आइन का आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 कुछ और ही कहता है। वो ये कहता है कि अगर सदर मुमलकत वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पे असेंबली तोड़ते हैं या तहलील करते हैं तो इलेक्शन की तारीख भी वही देंगे। सदर इलेक्शन की तारीख देगा और वो तारीख असेंबली तहलील होने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन यानी पोलिंग डे 90 दिन के अंदर अंदर होगा। ये आइन में लिखा हुआ है और जो कानून है वो कुछ और कह रहा है। ये आइन और कानून जो है वो आपस में मुतसादम हो गए हैं। लेकिन फौकियत अगर मामला अदालत में जाता है, ये अदालत इस मौजू को भी लेती है, तो फिर आइन को बरतरी हासिल है। सदर साहब का ये इख्तियार है कि वो असेंबली, क्योंकि उन्होंने तहलील की है, वज़ीर आज़म की तरफ से एडवाइस की थी और उसके बाद उन्होंने फौरी तौर पे इंतज़ार में बैठे हुए थे। यूं ही समरी गई है, असेंबली तहलील करने की एडवाइस गई है, तो उन्होंने मंजूरी दे दी। मे भी उनके जहन में या उनके जो मुशीर हैं, कानूनी मुशीर, उन्होंने उन्हें समझाया हो कि जनाब अगर आप असेंबली तहलील करेंगे तो इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार जो है ये आइन के तहत खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। लेकिन सदर ने अभी तक अपने इस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं किया, खामोश होकर बैठे हुए हैं और उन्होंने भी ये नुक्ता नहीं उठाया। उन्होंने जो नुक्ता उठाया है, उन्होंने ये कहा है कि जनाब जो मुश्तरका मफादात की कौंसिल थी, CCI का जो इजलास था जिसमें मरदमशुमारी की मंजूरी दी गई, उसमें KP और पंजाब के वज़ीर-ए आला, निगरान वज़ीर-ए आला भी शामिल थे और निगरान वज़ीर-ए आला जो है वो इतना बड़ा फैसला करने के मिजाज नहीं है। वो सिर्फ डे टू डे अफेयर्स चला सकते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ जजमेंट्स के हवाले दिए हैं अपनी दरखास्त में, इसलिए वो कहते हैं कि जनाब निगरान वज़ीर-ए आला की तरफ से दी गई मंजूरी की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इसको ख़त्म किया जाए, कलअदम कर दिया जाए और इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दे दिया जाए कि वो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने का ऐलान करें। और इसमें एक और नुक्ता भी है, ये जो मरदमशुमारी की मंजूरी दी है ना, आइन का आर्टिकल 51 सब आर्टिकल 5 जो है ये कहता है कि अगर मरदमशुमारी अनाउंस हो जाती है, ताज़ा तरीन मरदमशुमारी, उसके मुताबिक सीटों की तादाद मुकर्रर की जाएगी, मुख्तस की जाएंगी सीटें। अब ये कह रहे हैं जनाब नई हल्का बंदियां जरूरी हैं, लेकिन आइन कहता है कि नशिस्तों की नई तादाद का तयन करना जरूरी है और उसके लिए आइन में तरमीम करना पड़ती है और आइन में तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। इनके पास अवलन तो 2/3 अक्सरियत थी नहीं पार्लियामेंट में और दूसरा अब कौमी असम्बली मौजूद ही नहीं है, तो इस लेकुना का कैसे सद्देबाब होगा? ये जो दरखास्त लेके गए हैं, इससे एक अच्छी जो मुझे चीज़ लग रही है कि अच्छा हो जाएगा इससे, कि ये जो लेकुनाज हैं, जो सुकम हैं, जो खामियां हैं या जो अबहाम हैं, उनका सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सद्देबाब हो जाएगा। अब एक और अबहाम है जो मैं कह रहा हूँ 51 सब आर्टिकल 5 में ये लिखा हुआ है कि नशिस्तों की तादाद का तयन नए सिरे से होगा और वो आइन में तरमीम के जरिए होता है और ये लेके बैठे हुए हैं 222 को, आइन के आर्टिकल 222 को, जिसका जो दूसरा पैराग्राफ है बी, यानी जो दूसरी शिक जो है या दूसरा आर्टिकल है 222B, वो ये कहता है कि हल्का बंदियां जो है उसका इख्तियार जो है मरदमशुमारी के मुताबिक, हल्का बंदियों का इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। 51 ये कहता है कि नशिस्तों का तयन होगा, ये कह रहा है कि हल्का बंदियां पहले नशिस्तों का तयन होगा फिर ये हल्का बंदियां होंगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ये जो अबहाम है इनको ख़त्म करने के लिए कोई फैसला कर देती है या फिर इनकी दरखास्त मंजूर कर लेती है तो अदलिया को डायरेक्ट गालियां शालियां देने का, जैसे हम ख्याल बेंच पे हम चढ़ाई कर देते हैं एकदम,
وہ ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ فیصلہ جو ہے یہ وقت کی ضرورت ہے, وقت کا تقاضا ہے. بلکہ بہت ساری خامیاں جو آگے جا کے پیچیدگیاں پیدا کرنے والی تھی, جن سے پیچیدگیاں پیدا ہونی تھی آگے جا کے اگلے سسٹم میں, وہ اس فیصلے سے دور ہو جائیں گی. اور پھر لوگوں کی ایک اکثریت جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ جلد سے جلد الیکشن ہو. یہ جو جماعتیں ہیں, سیاسی جماعتیں, وہ بھی یہی چاہتی ہیں. جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق وہ یہی چاہتی ہیں کہ جلد از جلد الیکشن ہو. اور یہ تو کوئی اور چاہتا ہے نا فروری تک لے کے جانا, اور ان کا مقصد جو ہے وہ کوئی فتنہ فساد شر پسندیاں, یہ وہ ان کا جو بھی ہے وہ کٹھپنا ہے. تو وہ سیاسی جماعتیں بھی جلد الیکشن کی متمنی ہیں. یہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں. بہرحال اب یہ چلے گئے ہیں تو دیکھیں کیا بنتا ہے, کب بینچ ملتا ہے, کب سماعت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, آبجیکشن لگ جاتا ہے, اعتراض لگ جاتا ہے, یہ بہت ساری چیزیں. لیکن یہ نکات جو میں نے عرض کر دیے ہیں یہ اس فیصلے میں زیر غور آنے چاہیے, بلکہ میرا خیال آئیں گے. اب آتے ہیں جناب, بشریٰ بیگم نے اپنے شوہر نامدار کو پھنسا دیا ہے. وہ کیسے؟ ویسے تو وہ سائفر والے کیس میں ہی پھنس گئے ہیں. وہ جو امریکی ویب سائٹ نے ایک نے سائفر کی پوری عبارت, پورا مضمون جو ہے وہ چھاپ دیا ہے. تو اس دن بھی میں نے اپنے ویلاگ میں کہا تھا یہ عمران کے گلے میں پھنس جانا ہے معاملہ. اپنی طرف سے انہوں نے چالاکی کی ہے کہ جناب یہ دیکھیں سائفر ایک حقیقت ہے یہ کہنے کے لیے, اور یہ سائفر میں جو دھمکی دی گئی تھی وہ ساری چیزیں باہر آ چکی ہوئی تھیں. اب تاثر یہی ہے کہ اس معاملے کے پیچھے, سائفر لیک ہونے کے معاملے کے پیچھے عمران خان صاحب ہیں, اور مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے. انکوائری شروع, پہلے بھی انکوائری ہو رہی تھی سائفر والے معاملے پہ, انکوائری پہلے بھی ہو رہی تھی, لیکن اب لیک ہونے والے معاملے پہ ایک نیا مقدمہ درج ہو گیا ہے اور اس کی بھی انکوائری شروع ہو گئی ہے. بہرحال وہ تو ایک الگ معاملہ ہے, وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع ہے جناب بشریٰ بیگم نے اپنے شوہر کو کیسے پھنسا دیا. اب وہ گھڑی کی جو جعلی رسید انہوں نے بنائی تھی اسلام آباد سے, ایک گھڑیوں کی چھوٹی سی دکان سے, جس کی بیچاری کی اوقات ہی نہیں تھی اتنی مہنگی گھڑی خریدنے کی, تو جو محمد بن سلمان نے دی ہوئی تھی گھڑی, اس کی بات کروں, پورا سیٹ تھا گھڑی کے ساتھ, کف لنکس بھی تھے اور ایک پین بھی تھا اور گھڑی بھی تھی. اس سے ایسٹیمیٹ لگوایا, رسید بنوائی, اور پھر یہ توشہ خانہ سے نکال کے لے گئے. اور پھر وہ جو اس کے خریدار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ تو مجھے بیچ کے گئی ہے دبئی میں پنکی, اور شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے یہ کہہ چکے ہیں کہ شہزاد اکبر نے مجھے ملوایا تھا جناب پنکی آئے گی, اور پھر اس کا میرا سودا ہوا تھا, اتنے پیسے میں نے دیے تھے, پھر میں نے چیک کروائی تھی وغیرہ وغیرہ. اب وہ جو رسیدوں والا معاملہ ہے, جعل سازی والا, وہ بھی مقدمہ درج ہے. تو یہ اس میں بیل کے لیے گئی ہوئی تھی اسلام آباد, اور اسلام آباد کی عدالت نے کہا جناب آپ شامل تفتیش ہوں, اچھا نہیں لگتا کہ آپ کی بیل خارج کر دی جائے. اب یہ وہاں شامل تفتیش ہو جاتی ہیں جا کے, تو وہاں یہ کہتی ہیں جناب مجھے تو بالکل نہیں پتا کہ جعلی رسید کیسے بنی, کس نے بنائی. اب اپنی طرف سے انہوں نے اپنے اوپر سے الزام جو تھا وہ نکال دیا. تو وہاں انہیں دو آڈیو سنائی گئی. ایک ان کی آڈیو تھی زلفی بخاری کے ساتھ, اور دوسری آڈیو جو بنی گالہ کے ایک ملازم انعام کے ساتھ ان کی گفتگو ہے بشریٰ بیگم کی, وہ دو آڈیوز ان کو سنائی گئی. اب انہوں نے کہہ دیا جناب یہ آڈیوز بھی جعلی ہیں, یہ میری آواز ہی نہیں ہے. اب ان کا فرانزک ہوگا. میری اطلاع کے مطابق پہلے ہی ان کا فرانزک ہو چکا ہوا ہے. وہ انہی کی آواز ہے, زلفی بخاری کی آواز ہے اور انعام کی آواز ہے. اب یہ پتہ چلا ہے کہ جو ان کا ملازم تھا انعام, جن کو انہوں نے نکال دیا تھا اور کہا تھا کہ دوبارہ اس گھر میں داخل نہیں ہونا, اب یہ تصویریں اپنے پاس رکھو, تو وہ گواہ بن گئے. اس میں انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ ہاں جی بھائی یہ میری ہی آواز ہے. زلفی بخاری تو بھاگ گیا ہوا ہے. زلفی بخاری تو ڈول نیشنلٹی تھی اس کے پاس, وہ اب لندن میں بیٹھا ہوا ہے, جا کے اپنے ملک چلا گیا واپس. یہ خالی بریف کیس کے ساتھ آتے ہیں اور بھر کے لے جاتے ہیں, تو وہ تو وہاں جا کے بیٹھا ہوا ہے. تو جو دوسرا ملازم تھا وہ مان گیا. اب جو زلفی بخاری کے ساتھ یہ گفتگو کر رہی ہیں, یہ ذرا سنیے وہ کیا کہہ رہی ہیں. سر آپ کیسی ہیں؟ اللہ کے شکر الحمدللہ. خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بھیج دیں, آپ کو بھیج دوں, وہ آپ کے ان کو بیچ وغیرہ دیں. اس میں واضح طور پر وہ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب نے کچھ گھڑیاں بھیجی ہیں تو آپ انہیں بیچ بوچھ دیں, وہ کہتے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی اس میں اس جو گفتگو ہے اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, بہت واہیات قسم کی گفتگو ہے. ایک مرشد اور مرید کی گفتگو ایسے ہو ہی نہیں سکتی. اس میں یہ بھی کہتی ہیں کہ ایسی لڑکیاں جو ہوتی ہیں یہ ٹائم پاس کے لیے ٹھیک ہوتی ہیں, ان کے ساتھ
शादी नहीं करनी चाहिए। और जो दूसरी इनाम के साथ गुफ्तगू हो रही है उसकी ऑडियो जो है वो भी आप जरा सुन लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम हाँ मैडम। जी, वालेकुम सलाम। ये जो तोशा खाने से चीजें आई थी, जी आपने जी अनवर को कहा था कि इनकी तस्वीरें खींच के भेजो मुझे। इस गुफ्तगू को पूरा सुने ना तो कहानी ये सामने आती है कि जनाब तोशा खाना से जो मिलिट्री सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने कुछ तहाइफ भेजे इनको और उसकी तस्वीरें बना ली गई। और जब तस्वीरें बना ली गई तो बीबी को गुस्सा चढ़ गया कि जनाब बाहर से आने वाली चीज़ें जो हैं उनकी आप तस्वीरें क्यों बना रहे हैं। फिर वो अनाम के साथ उनकी गुफ्तगू होती है और कहती है कि जनाब तुमने ये क्यों बनवाई। उनका जो सबूतों के लिए, उनका क्या सबूत चाहिए, किसके लिए। उनके अपने सबूत भी तस्वीर अपने कोल ही रख। अगर एमएस ने सट से मिलिट्री सेक्रेटरी ने एतमाद करके सानू चीज़ां भेज देती हैं तो तस्वीरें बनानी शुरू करती हैं। खबरदार आइंदा तू अंदर दाखिल नहीं होना, हुण बाहर ही रहेगा तू। और उसको निकाल दिया गया था बेचारे को। अब वो गवाह बन के है। तो जब इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आएगी जो मेरी इत्तला के मुताबिक पहले ही हो चुकी हुई है, अब दोबारा रिकॉर्ड पे ऑन रिकॉर्ड ये रिपोर्ट आएगी, वो फोरेंसिक करवाया जाएगा तो बीबी इसमें फंस जाएगी। और इमरान खान को उन्होंने फंसा दिया है कि मैनू कोई नहीं पता, और वो भी उन्हीं के खाते में डाल देंगी। ये देख लीजिएगा आप कि जनाब ये खान साहब ने घड़ी का कहा था, मैंने स्ट्रिप दे दी जुल्फी बुखारी को कि जनाब आप बेच दें। और वो तस्वीर जो मिलिट्री सेक्रेटरी है उसने तो खान साहब के लिए चीज़ें भिजवाई थी। तो ज़ाहिर है मैं उनकी बीवी हूँ, तो वो मेरे पास आई तो मैंने मना कर दिया। अभी तो आधा मुद्दा डाला है ना उन्होंने खान साहब पे, आगे जाके उन्होंने सारा मुद्दा ही खान साहब पे डालना है। अब वो बात कि जनाब रकम गायब हो गई है। आपको याद होगा कि इन्होंने जो सूबाई असम्बली के 14 मई को इलेक्शन होने थे ना, उससे पहले इन्होंने टिकट तकसीम कर दिए थे और बड़े महंगे टिकट बेचे थे। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब पार्टी फंड के तौर पे हमसे पैसे लिए गए, कुछ लोग कहते हैं कि रिश्वत के तौर पे पैसे वसूल किए गए। वो 1 करोड़ 20 लाख से लेके वो कहते हैं 7 करोड़ रुपए तक एक बंदे से पैसे लिए गए जिसको टिकट दिया गया। एक लाहौर के कोई अबाद साहब हैं, उनसे बड़े पैसे लिए थे इन्होंने। और फिर आपको याद होगा कि नजम साकब साहब जो हैं, चीफ जस्टिस साकब निसार के बेटे, उनको भी अपने दोस्तों के साथ जो गुफ्तगू है 1-20 से कम नहीं होंगे, 1 करोड़ 20 लाख टिकट ले दिया है वगैरह वगैरह, वो सारे पैसे। अब ये पता चले कि वो पैसे जो हैं वो पार्टी फंड में जमा ही नहीं हुए, वो नकदी की शक्ल में इन्होंने ज़मान पार्क में रखे हुए थे। नकद रकम थी वो रकम सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। वो रकम थी 3.25 अरब रुपए, सिक्का राइजल वक्त। वो 2 अरब कोई 70-75 करोड़ के करीब जो रकम थी वो बाकायदा थैलों में भर के वहां रखी हुई थी इन्होंने ज़मान पार्क में। अब 5 अगस्त को खान साहब हो जाते हैं गिरफ्तार। गिरफ्तारी के वक्त आपने वो गुफ्तगू सुनी ली होगी। इमरान केशवर साहब डीआईजी साहब जो उस टीम को लीड कर रहे थे जिन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने ये बताया कि एक प्याला था चांदी का, उसके अंदर एक पोटली थी, पोटली के अंदर कोई राख थी, राख के अंदर कुछ तवीज़ था कोई जो पढ़ा नहीं जा रहा था। इस तरह की बात उन्होंने की थी। और ये भी उन्होंने कहा था कि इन्होंने ये भी कहा कि आप पुलिस वाले हैं तो आपको रकम चाहिए होगी। तो हमने कहा जनाब हमें तो नहीं रकम चाहिए। तो अब खबरें ये हैं कि इन्होंने बाकायदा निशानदेही की थी कि जब मेरी चीज़ें ना छेड़ें, ये जादू टूने वाली जो चीज़ें हैं, तो आपको रकम चाहिए तो आप फलां जगह, उन्होंने कुछ एसी के कंपार्टमेंट जो होते हैं हिस्से उसे वहाँ कोई जगह बनाई होगी उन्होंने, वहाँ उन्होंने कहा कि वहाँ रकम पड़ी है वहाँ से उठा लें। और फिर उन्होंने कोई बिल्डिंग के अंदर किसी जगह की निशानदेही की कि वहाँ से वो रकम उठा लें। अब वो जो 2.25 वो पुलिस वाले कहते हैं हम नहीं लेके गए, लेकिन वो रकम जो हमारे ज़राए हैं और पक्के ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि वो रकम ज़मान पार्क से गायब हो गई है। अब अगर पुलिस वाले ले गए हैं तो फिर ये बुशरा बेगम साहबा जो हैं ये शोर क्यों नहीं मचा रहे कि जनाब ये तो हमारे पार्टी के पैसे थे, तो रसीदें रसूदें हमारे पास थी, या तो फिर वो ब्लैक मनी थी जो कहते हैं रिश्वत के तौर पे इन्होंने वसूल की हुई थी, वो रकम थी इसलिए खामोश है। हो सकता है आगे जाके इसका रौला पड़े, इमरान खान पूछे वो पैसे महफूज ने, कोई नहीं ना, वो तो गायब हो गए। अब पुलिस वाले कहते हैं हम लेके नहीं गए, तो फिर कौन ले गया है। और बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि वो पैसे जो हैं बुशरा बेगम ने इधर उधर कर दिए कि कल को हालात ऐसे बनते हैं कि इमरान खान के साथ नहीं चल पाती तो वो फिर वो कोई 3.25 अरब रुपए जो हैं वो इनके काम आ जाएंगे। इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं। और वो बातें कौन कर रहा है, इन्हीं के लोग, बल्कि इनके रिश्तेदार जो हैं
जमान जमून पार्क वाले। तो मेरे इस बात से बहुत सारे लोगों को शायद समझ आ गई होगी कि मैं किन साहब की बात कर रहा हूँ। तो वो भी इस शक का इज़हार कर रहे हैं कि ये पैसे जो हैं ये बुशरा बेगम ने किसी तरीके से गायब कर दिए हैं। जादू के ज़रिए गायब नहीं किए, वैसे कहीं और जगह पहुँचा दिए हैं उन्होंने, गायब किसी और अंदाज़ में किए हैं। अब खान साहब को दीगर सदमात के साथ ये सदमा भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये पैसे मुकदमाबाजी सहारा है, महंगे वकील हैं, उन पे भी खर्च हो सकते थे, कहीं और भी खर्च हो सकते थे। खान साहब का तो बिलों का भी मसला रहता है कि जनाब बिल देने के लिए पैसे नहीं हैं, मेरे अकाउंट जो है वो फ्रीज़ हो गए हुए हैं। जो फ्रीज़ हुए हुए अकाउंट हैं, उनमें ये पौने 3 अरब रुपए वो जो हैं वो नहीं है और ना ही पार्टी फंड में है। ये नकदी की शक्ल में थे, ज़मान पार्क में थे, बुशरा बेगम की कस्टडी में थे, पुलिस लेके नहीं गई, लेकिन वो रकम अब गायब हो गई है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।